उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती में कल दिनांक 21 जुलाई 2026 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद से आज के न्यूज़पेपर में आप लोगों ने विभिन्न प्रकार के समाचारों के बारे में देख लिया होगा। उनमें से एक समाचार पत्र की कॉपी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें यह दावा किया गया है कि 9500 और अधिक लोगों को समायोजित कर सकती है उत्तर प्रदेश सरकार। स्टेट गवर्नमेंट ने जो अपना आंसर काउंटर फाइल किया उसमें 8270 लोगों को, जो कि आरक्षण के नीतियों की वजह से प्रभावित हुए हैं, उन सबको जो लिस्ट रिविजिट किया गया उसमें उनको जगह दी गई है। हालांकि उसमें एक बात जरूर मेंशन किया गया कि 4946 ऐसे कैंडिडेट को भी शामिल कर लिया गया जो कि पहली दूसरी काउंसलिंग में उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग नहीं ली थी। उसके बाद से इसका विरोध भी हुआ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा स्टेट गवर्नमेंट से कि आपने इन लोगों को क्यों शामिल कर लिया। हालांकि इस पर स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप हमें आदेशित करेंगे तो हम इन कैंडिडेट्स को इस लिस्ट से निकाल देंगे। लेकिन जिस तरीके से सभी पक्षों में सहमति नहीं बन पाई है, उसके बाद से अब मामला हो सकता है कि धीरे धीरे मेरिट पर जाए। अगर मेरिट पर जाने से बचाना है तो स्टेट गवर्नमेंट को कोई ऐसा आंसर काउंटर फाइल लाना होगा या फिर एक ऐसा प्रपोजल लाना होगा जिससे सभी पक्ष संतुष्ट हो। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? एक पक्ष जो कि चयनित है और अनारक्षित है, वो अपने लिए ये डिमांड कर रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हमें ये लिखित तौर पर आश्वासन दे दे कि हमारे जॉब से किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, यानी कि हमें सुरक्षित कर दिया जाए, हमें किसी भी प्रकार से भविष्य में ना निकाला जाएगा। इस तरीके का लिखित आश्वासन हमें चाहिए, या तो स्टेट गवर्नमेंट से या तो सुप्रीम कोर्ट से। दूसरा, ऐसे कैंडिडेट जिनका 6800 की लिस्ट में नाम था लेकिन अब उनकी लिस्ट में नाम नहीं है, उनका लोकस ये है कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो पहला अपना लिस्ट लेकर के आई थी 6800 की, हालांकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए माननीय हाईकोर्ट की सिंगल डबल बेंच और अब सुप्रीम कोर्ट से भी ऑलरेडी क्वेश्च हो चुका है, लेकिन उनमें उनका नाम था, अब नाम नहीं है। तो उनका दावा यह है कि इस बात की क्या गारंटी है कि स्टेट गवर्नमेंट जो अब लिस्ट लेकर के आई है वो 100% सही है। जब उस समय सही नहीं था तो अब कैसे सही हो सकता है? दूसरा, तो वो अभ्यर्थियों का लोकस यहां पर बन रहा है और वो इसका विरोध कर रहे हैं। इसके बाद से तीसरा, वो अभ्यर्थी हैं जो कि याची बने हुए हैं लेकिन इस नई लिस्ट में शामिल नहीं है। उन अभ्यर्थियों की ये मांग है कि या तो इन सभी अनारक्षित जो कि लिस्ट में अंतिम कट ऑफ से कम नंबर पाए हुए हैं और इस लिस्ट में शामिल नहीं होंगे, उनको बाहर निकालिए। मतलब कि जो बॉर्डर पर होंगे, जो इस बार जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट ने अपना अनरिजर्व का जो कट ऑफ बताया था वो 69.46 और जो अंतिम कट ऑफ बताया गया था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो 67.11 बताया गया था, जो कि तीसरी सूची में जो तीसरी काउंसलिंग हुई थी उसमें अभ्यर्थियों को यहाँ पर नौकरी मिल हुई थी। तो यहाँ पर जो 2 नंबर का लगभग गैप आ रहा है, इन 2 नंबर में बहुत सारे अनरिजर्व कैटेगरी के भी कैंडिडेट होंगे जिनकी नौकरी पर सीधे तौर पर खतरा मंडरा रहा है। तो ऐसा पक्ष जो कि याची बना हुआ है और कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, उनकी एक डिमांड ये है कि या तो इन सभी याचियों को बाहर, या तो इन सभी अनारक्षित वर्ग के जो ऑलरेडी चयनित हैं उनको बाहर निकालिए, या तो हमें याची लाभ दीजिए। तीसरा पक्ष हो गया। चौथा पक्ष एक ऐसा भी है जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के जजमेंट, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को अपात्र घोषित कर दिया है। चूंकि अब नए अपॉइंटमेंट होते हैं तो वो इस डेट के बाद होंगे, तो उनको नियुक्ति से दूर रखने के लिए बात कही है। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट का जो आंसर काउंटर फाइल है उसमें भी उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के देवेश शर्मा वाले केस का जिक्र किया हुआ है। तो ये सारे पक्ष हैं और इन सभी पक्षों में आपसी सहमति हो पाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। अगर कोई भी एक पक्ष संतुष्ट नहीं होता है तो जो स्टेट गवर्नमेंट अगला आंसर काउंटर फाइल लेकर के आएगी, हो सकता है उस पर भी सहमति ना बने, और जब तक सहमति नहीं बनेगा तब तक सभी पक्षों को एक साथ लेकर के नहीं आगे बढ़ा जा सकता। और अगर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई तो मेरिट पर मामला सुना जाएगा, और जब मामला मेरिट पर जाएगा तो निश्चित तौर पर किसी का हित और किसी का अहित होना 100% तय है। अब आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या स्थिति परिस्थिति हो सकती है 69,000 की इन फ्यूचर। बीएड को लेकर के क्या स्थिति परिस्थिति है, क्या इनको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, बहुत बड़ा मुद्दा है। और यहाँ पर केवल नए अपॉइंटमेंट की बात नहीं हो रही है, अभ्यर्थी इस बात पर भी चैलेंज कर रहे हैं कि जो पहले के नियुक्त बीएड हैं उनको भी वहाँ पर बाहर निकाला जाए। तो क्या
उनका लोकस बनता है, इन सब के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। अगर आप 69,000 से जुड़े हुए हैं, याची हैं या फिर नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं, वो सब प्रभावित होंगे, क्योंकि जहां पर ये जो पद देने की बात हो रही है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट ने अपना हलफनामा दिया है कि ऑलरेडी हम 69,000 को नौकरी दे चुके हैं इस भर्ती में। जब 69,000 को दे चुके हैं और अगर इतने लोगों को और समायोजित करने की बात आएगी तो वो कहां से आएगा, वो नए पद ही तो जोड़े जाएंगे। तो निश्चित तौर पर सभी के लिए ये वीडियो देखना बेहद इंपॉर्टेंट हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अभी आप अपने स्क्रीन पर स्टेट गवर्नमेंट का जो एफिडेविट की कॉपी है वो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से पूछा कि आपने उन सभी अभ्यर्थियों को जो कि पहले ज्वाइन नहीं किए हुए हैं उनको इसमें क्यों शामिल कर दिया, तो उनका ये जवाब था कि अगर आप कहेंगे तो हम इन कैंडिडेट्स को इस लिस्ट से बाहर निकाल देंगे। लेकिन क्या ये लिस्ट से बाहर जाएंगे, क्योंकि अभी मामला मेरिट पर जाएगा। जब मेरिट पर जाएगा, देखिए कई बार एडवोकेट्स को हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी सही से ब्रीफिंग ना किए हो, इस वजह से वो इस मुद्दे को सही से समझा ना पाए। ये जो कैंडिडेट हैं वो कैसे कैंडिडेट हैं, ये जो कैंडिडेट हैं वो ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि नई लिस्ट बनाने के बाद से इस मेरिट में आए हैं, लेकिन उनके द्वारा उस समय वो ज्वाइन नहीं किए हुए थे, उस समय उन्होंने चार्ज नहीं लिया था। अब आप ऐसे समझिए कि 69,000 की भर्ती ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। पहली लिस्ट में जिन्होंने शामिल जिनको किया गया था मेरिट के आधार पर, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो जाहिर सी बात है दूसरे लिस्ट में उन लोगों को कंसीडर करते हुए सीटों को भरने के लिए लिस्ट निकाली गई थी। और तीसरे में भी उन लोगों को जो कि ज्वाइन नहीं किए दूसरे वाले में, उनको कंसीडर करते हुए लिस्ट निकाली गई थी ऑलरेडी। इसका मतलब यह है कि 69,000 की सारी सीटें भर चुकी हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट का खुद का कहना है। यानी कि ये भले उस समय कैंडिडेट ज्वाइन नहीं हुए हों, लेकिन इन सभी कैंडिडेट के सापेक्ष और इन सीटों के सापेक्ष ऑलरेडी नियुक्तियां हो चुकी हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट ने जरूर कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि अगर आप कहेंगे तो हम इन कैंडिडेट्स को इस लिस्ट से बाहर निकाल देंगे, लेकिन अगर इनको लिस्ट से बाहर निकाला गया तो निश्चित तौर पर वो अभ्यर्थी इसका विरोध करेंगे जो कि चयनित हैं और अनारक्षित कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनका पहला कंडीशन, अगर ये मामला मेरिट पर जाता है तो उनका पहला कंडीशन ही ये होगा कि जितना कम से कम सीटों को इसमें ऐड करने की बात हो, क्योंकि जितना कम सीटों का ऐड करने की बात होगा उतना ही कम अनारक्षित कैटेगरी के कैंडिडेट जो है वो प्रभावित होंगे, और जितना कम प्रभावित होंगे उतना ही उनकी जॉब पर कम खतरा रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि मोटा मोटी अगर हम लोग मान लें कि अगर 10,000 सीटों को जोड़ने की नौबत आती है, इसका मतलब ये हो गया कि 10,000 कोई ना कोई तो एक्स्ट्रा इस भर्ती में है, क्योंकि ऑलरेडी इस भर्ती को कंप्लीट किया जा चुका है। और अगर मेरिट पर मामला सुना जाता है तो निश्चित तौर पर उनके जॉब पर खतरा होगा। और अगर वहीं पर केवल 3,000 पद जोड़ा जाता है तो 7,000 जो यहाँ पर गैप बच रहा है, वो कैंडिडेट जो कि अनारक्षित वर्ग के हो सकते हैं, उनकी जॉब जो है वो सुरक्षित हो सकती है। तो यहाँ पर पहला फोकस ही अनारक्षित वर्ग का ये होगा कि ये जो कैंडिडेट जो कि मेरिट लिस्ट में आए हैं, भले ही वो ज्वाइन ना किए हों, लेकिन इसको जोड़ करके ही मेरिट बनाने की बात निश्चित तौर पर अगर मामला मेरिट पर जाता है तो ये उठेगा। क्यों उठेगा, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इन सीटों के सापेक्ष भले ही इन्होंने ज्वाइन ना किया हो, ऑलरेडी 69,000 में नौकरी दी जा चुकी है। और ये पॉइंट स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं रखा सुप्रीम कोर्ट में। निश्चित तौर पर ये एक लीगल पॉइंट बन सकता है अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं। आगे भी बहुत लीगल पॉइंट पर बात होगी, तो अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो जरूर लंबा हो सकता है, लेकिन आपके मन में जो भी शंका है बीएड को लेकर के या फिर अन्य चीज़ों को लेकर के, वो 100% क्लियर हो सकती है। तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को लेकर के ये एक बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि 5,000 के आसपास अगर सीटों की संख्या है, अगर इस पर भर्ती मिलती है तो निश्चित तौर पर नए कैंडिडेट का लाभ होगा, और नहीं मिलती है तो अनारक्षित वर्ग के उन कैंडिडेट को लाभ होगा। अगर मामला मेरिट पर जाता है तब की मैं बात कर रहा हूं, अगर आपसी सहमति बन जाता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन आपसी सहमति बनने में भी बहुत ज़्यादा पेंच है, आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो पहला मुद्दा आप समझ चुके हैं कि क्यों अनारक्षित वर्ग वाले इसको इस लिस्ट से बाहर नहीं करना चाहेंगे। और लीगली अगर आप देखेंगे तो आपको ये भी समझना है कि ये सीटें भले उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन ये सीटें खाली नहीं हैं, इनके सापेक्ष ऑलरेडी कैंडिडेट को अपॉइंट किया जा चुका है। अब चूंकि जब लिस्ट को रीड्रॉ किया जा रहा है तो मेरिट में चूंकि इनका हाई मेरिट था, इन्होंने क्यों नहीं ज्वाइन किया, क्या रीजन थे या क्या चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें अब जब लिस्ट को रिविजिट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो उसके बाद से केवल लिस्ट रिविजिट करके जो मेरिट बनेगी, जो कट ऑफ आएगा, उसके अनुसार स्टेट गवर्नमेंट ने अपना पक्ष रखा हुआ है। और निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ा विवाद हो सकता है आने वाले सुनवाइयों में, ठीक है। चलिए, ये पहला बात हो गया। इसके बाद से दूसरा अभ्यर्थियों का ये मुद्दा था कि स्टेट गवर्नमेंट हमें सेव कर दे, जो अनारक्षित अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनका ये मांग है कि हमें स्टेट गवर्नमेंट सेव कर दे अपने आंसर काउंटर फाइल में, या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हमें अपने कोर्ट ऑर्डर में दे दे कि हम
इन कैंडिडेट को पूरी तरीके से सेव करते हैं और इनकी नौकरी नहीं जाएगी। अन्यथा की कंडीशन में यूआर जो है हर वो लिस्ट का या फिर हर उस जो आंसर काउंटर फाइल होगा उसका वो विरोध करेंगे। अब अगर यूआर की बातों को सुना जाए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा तो फिर वो कैंडिडेट इसका विरोध करेंगे जो कि याची बने हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये यूआर की गलती नहीं है, जो कि सेलेक्ट हुए हैं उनकी गलती नहीं है, लेकिन लिस्ट रिविजिट होने के बाद से इन पर जॉब खतरा मंडराने लगा है। और अगर ये निकाले जाते हैं तो उन लोगों को मौका मिल सकता है, यानी कि और ज़्यादा लोगों को मौका मिल सकता है अगर ये निकाले जाते हैं तो। और अगर नहीं निकाले जाते हैं तो जाहिर सी बात है जितना कम से कम सीटें हमें देनी पड़े इतना स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पर कोशिश होगा। अब यहाँ पर देखिए, मेरी भावनाएं किसी को आहत करने की नहीं है, लेकिन इन्हीं सभी मुद्दों पर आने वाले समय में भविष्य में चर्चा होगी। तो लीगली पॉइंट ये सभी हैं और इस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। मैं ना तो किसी के फेवर में हूँ ना तो किसी के अगेंस्ट में हूँ, ठीक है। चलिए, तो यूआर का जो स्टैंड है कि हमें 100% सेव कर दिया जाए, इसके अगेंस्ट में कौन है? इसके अगेंस्ट में जो 12-15 हज़ार याची बने हुए कैंडिडेट है वो इसके अगेंस्ट में है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। तो अगर इनको सेव करने की बात करेगा स्टेट अपने आंसर काउंटर फाइल में, तो फिर वो याची इसका विरोध करेंगे कि हम इस आंसर काउंटर फाइल से संतुष्ट नहीं है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट जो था वो याची लाभ देने की बात आएगी। याची लाभ कब हो सकता है? याची लाभ केवल और केवल तभी हो सकता है जब, देखिए, याची लाभ के लिए जितने अभ्यर्थियों की संख्या है लगभग 12 से 15 हज़ार, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि इतनी सीटों पर एकोमोडेट किया जा सके? और वो भी तब जब 69,000 की ऑलरेडी भर्ती कंप्लीट हो चुकी है। 72,825 में अगर आपने देखा होगा कि याची लाभ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, लेकिन वहां पर हजारों की संख्या में अभ्यर्थी उपस्थित हो गए, जिसके बाद से माननीय सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करना पड़ा कि अगर इनकी संख्या 11,000 के आसपास होती तो हम एक बार सोच भी सकते थे। अब वो मामला मेरिट पर सुना जा रहा है। मेरिट पर जाने का मतलब कि इसमें किसी न किसी का या तो फेवरेबल कंडीशन होगा और किसी ना किसी के अगेंस्ट कंडीशन होगा, अगर ये मामला मेरिट पर जाता है तो, ठीक है। मेरिट पर कहने का मतलब कि जो लीगल है वो भर्ती में रहेगा और जो लीगल नहीं है वो भर्ती में नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बनेंगी। तो याची लाभ जैसी स्थिति मिलने की संभावना अभी दूर दूर तक नहीं दिख रही है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इसका खुला विरोध करेगी, क्योंकि 12 से 15 हज़ार वो भी उस भर्ती में देना। और देखिए, स्टेट गवर्नमेंट की एक मजबूरी ये भी है, आप भले इन पॉइंट को इग्नोर कर रहे हैं लेकिन आपको समझना होगा, स्टेट गवर्नमेंट जितने भी इस भर्ती में पद जोड़ेगी उसका सीधे सा समाज में यह मैसेज जाएगा कि इतने सीटों का घोटाला हुआ था। अगर याची लाभ दे करके भी 12 से 15 लाख को हज़ार को एकोमोडेट कर दिया जाए तो सीधे तौर पर यह मैसेज जाएगा उत्तर प्रदेश में कि 15,000 सीटों का घोटाला हुआ था। उसमें लीगल पॉइंट्स पर चर्चा ही नहीं होगा, क्योंकि जब चुनावी माहौल बनता है तो चुनावी माहौल में इसी तरीके से चीज़ें प्रचारित की जाती हैं विपक्षी पार्टियों के द्वारा। हो सकता है कि इस समय ये मुद्दा बनाया जाए और निश्चित तौर पर चुनाव में इसका बहुत बड़ा अहम रोल होता है। अगर आपने देखा होगा, चौथी लिस्ट जो 6800 की थी उसे उस समय राजनीतिक दबाव में ही स्टेट गवर्नमेंट ने जारी किया था 2022 के विधानसभा चुनाव में, और इस समय 2027 का विधानसभा चुनाव अपने चरम पर पहुंचेगा धीरे धीरे आने वाले समय में। तो इस समय कोई ऐसा परसेप्शन ना बन जाए कि इतनी सीटों पर घोटाला हुआ है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि हमें जितना कम से कम सीटों का इसमें ऐड करना पड़े। तो याची लाभ को लेकर के तो मुझे नहीं लगता कि स्टेट गवर्नमेंट भी फेवर करेगी, ठीक है। तो ये असहमति बनने का एक प्रमुख कारण हो सकता है। इसके बाद से अगर हम लोग चर्चा करें बीएड को लेकर के, देखिए बीएड को लेकर के मामला जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ने अपने आंसर काउंटर फाइल में सीधे तौर पर देवेश शर्मा वाले केस का और जो स्टेट ऑफ एमपी का जो क्लैरिफिकेशन था उस पर 8 अप्रैल 2024 को जो जजमेंट आया था उसका उन्होंने हवाला दिया कि 11 अगस्त 2023 के पहले जो ज्वाइन हो चुके हैं वो पूरी तरीके से सेफ हैं और उस डेट के बाद कोई भी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती है। एमपी स्टेट में अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर एक भर्ती हुई थी जिसका रिजल्ट 10 अगस्त 2023 को आया था और उनकी ज्वाइनिंग बाद में कराई गई, तो उन अभ्यर्थियों को ज्वाइन ही नहीं कराया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया था। तो अब 69,000 में किया ये चीज़ें प्रैक्टिकल पॉसिबल हो सकती हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत इंसाइट में पॉइंट्स बता रहा हूँ। जब 69,000 का जब फाइनल क्वालिफाइंग मार्क्स वाला रामशरण मौर्य वाला केस अगर आप देखेंगे तो उसमें बीएड के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण पॉइंट लिखी हुई है। उसमें यह लिखा हुआ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में एनसीटी की गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज नहीं किया गया, बल्कि अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में जो संशोधन परीक्षा के बाद किया गया था उसको उसमें चैलेंज किया गया था। दोनों पॉइंट को आप समझिए। राजस्थान में जब बीएड को चैलेंज किया गया जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता और सुप्रीम कोर्ट में बीएड को अपात्र घोषित किया गया, उसमें सीधे तौर पर एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। लेकिन 69,000 में बीएड को चैलेंज नहीं किया गया था, उस गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज नहीं किया गया था, बल्कि अध्यापक सेवा नियमावली 1981 को चैलेंज किया गया था।
यहाँ पर चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर जो केस है रामशरण मौर्य वाला, और उसी के अंतर्गत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ये राइटली अलाउड किए गए हैं बीएड वाले 69,000 में, वो चीज़ें वहाँ पर कंपाइल होकर के और उसके आधार पर ये भर्ती कंप्लीट हुई है, ठीक है। लेकिन अगर आप देवेश शर्मा वाला केस देखेंगे, देवेश शर्मा वाले केस में एक केस आपको दिखेगा 881 नंबर का, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, और उत्तर प्रदेश के ही आई थिंक 2015 बैच के श्री राजवसु आर्या जी कोई कैंडिडेट हैं, उनके द्वारा इस केस को फाइल किया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। और जजमेंट भी पढ़ेंगे अगर आप देवेश शर्मा वाला, तो उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। अगर इसी आंसर काउंटर फाइल में वो जजमेंट भी है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इस 881 वाले केस में, जो कि उत्तर प्रदेश का मामला था, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये लिखा कि जो देवेश शर्मा वाला केस है उसी के अकॉर्डिंग इसको भी यहाँ पर कंप्लीट किया जाए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, और 881 वाला केस जो था वो उत्तर प्रदेश का था, और उसमें अगर आप देखेंगे तो 881 में डायरेक्टली 69,000 की बात नहीं की गई है, लेकिन यूपी वाले मामले को उसके अनुसार एक तरीके से कंप्लीट करने की बात की गई है। तो क्या अब रामशरण मौर्य वाला केस प्रभावी रहेगा, या फिर 881 वाला जो कि देवेश शर्मा से कनेक्टेड है वो प्रभावी रहेगा? तो ये जो भर्ती है वो 11 अगस्त 2023 के पहले की जजमेंट है, और उसके पहले ही ये अपॉइंटमेंट हो चुके हैं। दूसरा 881 वाला जो जजमेंट आया वो 11 अगस्त 2023 को आया, ठीक है, 881 वाला जो जजमेंट आया, और उसके पहले ही ये भर्ती ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन अब इस भर्ती में कुछ विवाद है, जिसकी वजह से दोबारा अपॉइंटमेंट यहाँ पर देने की नौबत आ रही है। यहाँ तक चीज़ें समझ पा रहे होंगे। तो अब ये पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो रामशरण मौर्य वाले केस को आधार बनाते हुए वो बीएड को राहत दे सकती है, क्योंकि अगर ये घोटाला नहीं हुआ होता तो आज वो सभी बीएड कैंडिडेट जिनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है वो अपनी नौकरी कर रहे होते। उम्मीद करता हूं चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि इस डेट के बाद आप ज्वाइन कर ही नहीं सकते, भले ही वो एक भर्ती की ही दो पार्ट क्यों ना हो, क्योंकि एमपी में भी उसी भर्ती का दूसरा पार्ट जो था वो उस डेट के बाद ज्वाइन होने वाला था, जिस पर नियुक्ति नहीं दी गई। तो अगर नियुक्ति दी जाती है 69,000 में, तो हर एक स्टेट से एक बाढ़ आ जाएगी पूरे याचिकाकर्ताओं की अपने अपने स्टेट को लेकर के कि साहब आपने यूपी में नौकरी दे रहे हैं, आप हमारे यहाँ नौकरी नहीं दिए, जबकि एक ही भर्ती के दो पार्ट थे। तो यहां पर आपको चीज़ों को समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट अपने विशेष पावर का यूज कर सकती है, जिसके अंतर्गत वो पूर्ण न्याय के लिए पहले के जजमेंट में अगर ऑलरेडी कुछ चीज़ें अपोज कर रही है इस जजमेंट में, तो उसको दरकिनार करते हुए अपने स्पेशल पावर का यूज करते हुए उसको राहत दे सकती है। हालांकि आपको यह भी समझना होगा कि ये पूरा जो मामला था वो पहले से चला आ रहा था, वो मामला जो था वो पहले से चला रहा था, यानी कि ये भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को पहले से चैलेंज किया गया था, लेकिन उस तरीके से नहीं किया गया था। लेकिन एक और याचिका थी आकाश पटेल नाम से, वो उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट में लंबित थी। हालांकि उस मामले में आगे सुनवाई नहीं हो पाया, तो जब सुनवाई नहीं हुआ तो उसको कंसीडर शायद ही हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कंसीडर करे। दूसरा आपको यह भी समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो बीएड को अलाउ कर सकती है, बीएड को अलाउ कर सकती है, लेकिन जब बीएड को अलाउ किया जाएगा तो निश्चित तौर पर सभी राज्यों से इस तरीके की बाढ़ आ जाएगी कि आप हमें भी अलाउ करिए। तो ये भी चीज़ें देखना होगा। तो अगर बीएड की अगर हम लोग बात करें तो वो 50-50 का मामला है बीएड को लेकर के, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इन सभी चीज़ों को कंसीडर करेगा कि आप किस तरीके से इनको अपॉइंट किया जाए। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि निश्चित तौर पर ये जो मामला चल रहा है वो 2020 से चल रहा है, ये जो मामला चल रहा है वो 2020 से चल रहा है, और जजमेंट कब आया? 11 अगस्त 2023 से 11 अगस्त 2023 को आया। तो चूंकि इस जजमेंट से पहले ही ये मामला कोर्ट में लंबित था, चाहे हाईकोर्ट की सिंगल बेंच हो, डबल बेंच हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, ठीक है, मामले तभी से लंबित थे। और 2020 में अगर इनके साथ कुछ अहित नहीं हुआ होता, आरक्षण में घोटाला नहीं हुआ होता, तो निश्चित तौर पर ये अपॉइंट हो चुके होते। तो अगर इस पॉइंट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कंसीडर करती है तो निश्चित तौर पर बीएड को राहत मिल सकती है। अन्यथा की कंडीशन में बीएड के लिए देखिए अभी मामला जो है वो 50-50 का है, ठीक है, 100% नहीं कहा जा सकता कि वो बाहर ही हैं, या फिर 100% नहीं कहा जा सकता कि वो सेफ ही हैं, लेकिन उनके सेफ होने की ज़्यादा संभावना इसलिए है क्योंकि अगर इनके साथ इस तरीके का कोई घोटाला नहीं होता। देखिए अन्य राज्यों में इस तरीके की चीज़ें नहीं है, अन्य राज्य में चाहे आप एमपी की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, अन्य बिहार की बात कर लीजिए, या फिर अन्य पश्चिम बंगाल वाली बात कर लीजिए, वहां पर क्या था कि वहां पर घोटाला से संबंधित मामला नहीं था, वहां पर भर्ती ऑलरेडी फ्रेश रिक्रूटमेंट चल रही थी और उनमें नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के बाद देने की बात हो रही थी। मध्य प्रदेश में भी अगर आप भर्ती देखेंगे तो उसमें पहले पार्ट को नियुक्ति मिल चुकी थी और दूसरा पार्ट 11 अगस्त 2023 के बाद जा रहा था।
लेकिन इस तरीके का मामला उत्तर प्रदेश में नहीं है। अब नियुक्ति की बात इस वजह से आ रही है क्योंकि इस भर्ती में घोटाला हुआ है आरक्षण का, और उसकी वजह से नियुक्ति देने की बात आ रही है। अगर घोटाला हुआ है तो निश्चित तौर पर 2020 में ही ये सारे कैंडिडेट अपनी जॉब में होते, और उस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया ही नहीं था। तो अगर इस पॉइंट को कंसीडर किया जाए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो याची बने हुए हैं, चाहे बीएड वाले मामले में या फिर किसी भी कोई भी बीएड वाला कैंडिडेट हो, तो अगर वो याची बने हुए हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो हाई कोर्ट में पहुंच गए थे या फिर कहीं पर भी, तो निश्चित तौर पर वो अपने कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, और निश्चित तौर पर अगर ये घोटाला नहीं हुआ था तो आज वो अपनी नौकरी में होते। तो इन अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है, और अन्य स्टेट में जो मामले चल रहे थे उसमें इस तरीके का घोटाला जैसा मामला नहीं था, वहां पर फ्रेश रिक्रूटमेंट थी, ये भी फ्रेश रिक्रूटमेंट था, लेकिन इसमें घोटाला की वजह से अब दोबारा नियुक्ति की नौबत आ रही है। और अगर घोटाला नहीं हुआ होता तो आज वो नौकरी कर रहे होते, 2020 में ही उनको अपॉइंटमेंट मिल चुका होता और जजमेंट 2023 में आया था। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है बीएड के लिए। तो बीएड के लिए अभी 50-50 का कंडीशन है, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि उनके लिए रास्ते कठिन तो होंगे, लेकिन लास्ट में जाकर के उनके लिए पॉजिटिव खबर आ सकती है। आपको क्या लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर ये पूरी भर्ती की प्रक्रिया, अब मैं बात करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों पक्षों से, पक्ष और विपक्ष से 5-5 एडवोकेट जो होंगे वो उनको सुनने के लिए तैयार हैं, और इसके पहले अगले सोमवार तक अपना आंसर काउंटर फाइल सभी को अपना सबमिशन सबमिट करना है, सभी को अपना सबमिशन सबमिट करना है। उस सबमिशन के बाद से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पुनः एक डेट डिसाइड करेगी। उसके बाद पक्ष और विपक्ष से 5-5 एडवोकेट को सुनने के लिए तैयार हैं। मतलब कि वो भर्ती फिर से वहीं पर आकर के शुरू हो गई है जहां से ये भर्ती चली हुई थी। अब ये पूरा मामला जो है एक नए सिरे से सुना जाने वाला है। अगली हियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने एक बार फिर से कहा है कि हमें एक और मौका दीजिए अपना आंसर काउंटर फाइल करने के लिए, और हो सकता है कि वो पूरी कोशिश करें कि सभी अभ्यर्थियों को संतुष्ट करते हुए वो एक ऐसा प्रपोजल ले जाएं जिससे सभी अभ्यर्थी संतुष्ट हो पाए। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी कि कम से कम सीटों को हमें ऐड करना पड़े, क्योंकि अगर ज़्यादा सीटें ऐड होती है तो सीधे तौर पर यह परसेप्शन जाएगा कि इतने सीटों का घोटाला हुआ है। दूसरा, अनारक्षित वर्ग के जो चयनित कैंडिडेट है वो भी नहीं चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को ऐड करने की नौबत आए। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरिट पर मामला जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों का अहित होगा अगर उनको बाहर निकाला जाता है। तो स्टेट भी नहीं चाहेगी और अनारक्षित वर्ग के चयनित कैंडिडेट भी नहीं चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को ऐड करना पड़े, ये समझ सकते हैं। और वहीं पर जो याची बने हुए हैं वो तो इसी मांग पर अड़े हुए हैं ना कि अगर हमें नौकरी नहीं मिलती है तो या तो आप मेरिट पर सुनवाई करिए और इन जो अचयनित माफ कीजिएगा जो चयनित अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट हैं उनको बाहर निकालिए, अन्यथा अगर उनको बाहर नहीं निकालते हैं तो हमें याची लाभ दीजिए। तो अब ये दोनों एक दूसरे के गर्दन पकड़े हुए हैं कि या तो इनको बाहर निकालिए नहीं तो हमें भी नौकरी दीजिए। स्टेट गवर्नमेंट और अनारक्षित चयनित ये चाहेंगे कि जितना कम से कम सीटों को ऐड करना पड़े। अगर अनारक्षित को मान भी लें कि वो ये बात पर तैयार हो जाए कि आप ठीक है, आप जितने भी याची बने हों उन सबको नौकरी दे दीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें हमारी नौकरी सेव कर दीजिए। फिर स्टेट गवर्नमेंट के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि 12 से 15 हज़ार लोगों को एकोमोडेट करना और ये परसेप्शन जाना कि इतनी सीटों का घोटाला हुआ है। निश्चित तौर पर स्टेट गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी आने वाले समय में चुनाव को लेकर के। तो निश्चित तौर पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि इतनी ज़्यादा सीटों का यहाँ पर ऐड करना पड़े या फिर याची लाभ जैसी स्थिति उत्पन्न हो। और इसके अलावा जो 6800 की लिस्ट में शामिल थे वो भी इसका विरोध करेंगे कि मेरा नाम नहीं है। अब इस बात पर भी कैसे विश्वास कर लिया जाए कि ये जो लिस्ट लेकर के आए हैं वो लिस्ट सही है। मतलब कि मदर जो लिस्ट है, जो कैंडिडेट्स हैं उनका डिमांड किया जा सकता है आने वाली सुनवाई में कि आप मदर लिस्ट हमें प्रोवाइड कर दीजिए, उसके अनुसार हम खुद से क्रॉस वेरीफाई करेंगे और उसके संतुष्ट होने के बाद से आप जो लिस्ट लेकर के आएंगे उस पर सभी लोग सहमत हो सकते हैं। तो ये पूरी स्थिति परिस्थिति है। आपका इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।